साहब पढ़ते पढ़ते रोने लगे और उससे पूरे कोर्ट का माहौल गमगीन हो गया। किसके दम पे सजेगा मेरा डाई विद डिग्निटी है कि नहीं, और इस पर पहली बार मुहर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट सिस्टम है जो वेंटिलेटर है उसको हटा लिया जाए और जब तक वो जीवित रहे तब तक रहे, फिर उसकी मृत्यु हो जाए। तो ये जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पास किया। आज पूरे देश में ये चर्चा चल रही है कि एक्टिव यूथेनेसिया और पैसिव यूथेनेसिया क्या है। संविधान मेकर ने संविधान को बनाया तब राइट टू डाई विद डिग्निटी नहीं था। कंकरेंट ओपिनियन, दोनों जज एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी संवेदनाएं हैं। जज साहब उनके गार्जियन से भी मिले, डॉक्टर की टीम से भी मिले। आपका जीना, आपका रहना सरकार और देश के लिए बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं सुप्रीम कोर्ट के परिसर में और आज एक मुद्दा डिस्कस करना है। हमारे साथ विशाल जी और सूरज झा जी हैं और मुद्दा एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत दर्दनाक, एक माता पिता को अपने बच्चे के लिए इच्छा मृत्यु मांगनी पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में आके। इससे बड़ा दर्दनाक की घटना हो नहीं सकती। लेकिन उनके माता पिता के मैंने बातें सुनी, किस तरीके के बहुत केस हैं, बहुत लोग हैं जो इस तरीके से मतलब चाहते हैं कि इच्छा मृत्यु मिले, क्योंकि वो ज़िंदगी नहीं है। और किस तरीके से चीज़ें हुई, वो लड़का कॉलेज में पंजाब में कहीं पढ़ रहा था, वहाँ से 4th मंजिल से गिरा, इस तरीके की सारी चीज़ें रिपोर्टिंग चल रही है। विशाल जी और सूरज जी समझते हैं एक एक करके केस को, क्योंकि इसमें किस तरह से चीज़ें हुई और कहाँ कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि कई दिनों से मामला बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चल रहा था और कल जब इस मामले का ऑर्डर जज साहब पढ़ रहे थे तो जज साहब पढ़ते पढ़ते रोने लगे और उससे पूरे कोर्ट का माहौल गमगीन हो गया। जो अपील किया था वो भी, उनके भी आंखों में आंसू थे, जो सरकार की तरफ से थे उनके भी आंखों में आंसू थे और दोनों जज साहब की आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि ये एक मामला ऐसा है जिसमें एक पिता अपने बेटे की इच्छा मृत्यु के लिए कोर्ट में गया था और कितने दिनों से 10 सालों से 12 सालों से वो बेटा बेड पे है, उसका कोई भी ऐसा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है जिससे कि उस बेटे के हेल्थ में कोई अच्छा इम्प्रूवमेंट हो। इसके लिए वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे और कॉमन कॉज का एक जजमेंट है 2018 का, फिर उसे इम्प्लीमेंट किया गया 2023 में। उसी के तहत यह उन्होंने मांग की कि उनके बेटे को अब इच्छा मृत्यु दे दिया जाए, जो सपोर्ट सिस्टम है, जो वेंटिलेटर है उसको हटा दिया जाए और जब तक वो जीवित रहे तब तक रहे, फिर उसकी मृत्यु हो जाए। तो कहीं ना कहीं बहुत ही गमगीन माहौल था और जब जज साहब इस ऑर्डर को भी लिखे होंगे तो काफ़ी द्रवित हुए होंगे। तो ये जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पास किया। आज पूरे देश में ये चर्चा चल रही है कि एक्टिव यूथेनेसिया और पैसिव यूथेनेसिया क्या है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, एक्टिव यूथेनेसिया वो है जिसमें जीते जाते व्यक्ति को आप कोई बीमारी है या फिर किसी एक्सीडेंट से गुजर रहा है तो आप कोई सुई दे के या जहर दे के मार देते हैं। पैसिव यूथेनेसिया वो है जो उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को आप हटा लेते हैं, वेंटिलेटर को हटा लेते हैं, ऑक्सीजन को हटा लेते हैं, तब उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने पैसिव यूथेनेसिया को अप्लाई किया था। इसमें एक पहले भी 2012-13 में अरुणा राम से करके केस था, उसमें भी ये डिफाइन किया गया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बहुत दिनों से ये मामला सुन रही थी कि क्या आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू लाइफ विद डिग्निटी के अंतर्गत राइट टू डाई विद डिग्निटी है कि नहीं, और इस पर पहली बार मुहर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल के एक मैटर में लगाया है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही गमगीन माहौल था पूरे देश में। इसके लिए जो है लोग करुणा, अपनी संवेदना प्रकट कर रहे थे। पहले भी यही सुप्रीम कोर्ट इसी मैटर में यूपी सरकार को गाइडलाइन दी थी कि आप इनका पूरा सुविधा जो है उसके पैसे आप फ्री करेंगे, इनको पूरी सुविधा देंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इतनी करुणा दिखाई थी। तो कहीं ना कहीं बहुत ही गमगीन मामला था और आगे से बताया जा रहा है कि काफ़ी मतलब डॉक्टर पूरी जो भी एम्स है, जो बड़े बड़े हैं, सभी ने मतलब एक तरह से रिसर्च टाइप की सारे मतलब अटैम्प्ट कर लिए कि भाई किसी भी तरीके से जब हो गया कि बिल्कुल नहीं होगा, तो काफ़ी टाइम और पैसा और मतलब कह रहे हैं काफ़ी प्रॉपर्टी सब कुछ उन्होंने जी। देखिए, इसमें कॉमन काज का जब आप जजमेंट देखेंगे तो उसमें दो चीजें कही गई हैं। एक प्राइमरी लेवल का बोर्ड बनेगा, दूसरा सेकेंडरी बोर्ड बनेगा और दोनों में एक्सपर्ट हो गए, डॉक्टरों की एक एक्सपर्ट की टीम होगी जो ये डिसाइड करेगी कि क्या कोई एक्टिव इंप्रूवमेंट बॉडी में हो रहा है कि नहीं। अगर एक्टिव इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो पहली बोर्ड की टीम एक रिपोर्ट बनाएगी और वो रिपोर्ट सेकेंड बोर्ड की टीम के पास जाएगा। और इस वाले मामले में और एम्स दिल्ली ने रिपोर्ट जो प्राइमरी बोर्ड की थी, सेकेंडरी बोर्ड की थी, उनका मानना था कि इसका कोई भी एक्टिव इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है जिससे कि आगे वाले 10 साल में, 5 साल में ये सही से सुधर सके। तब उन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा था कि इस बच्चे में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, इसको पैसिव यूथेनेसिया के लिए आगे बढ़ाया जाए, कोर्ट से अनुमति मांगी जाए और कल ऑनरेबल कोर्ट ने अनुमति दी थी। तो इसके कई सारे प्रोसीजर हैं। अभी भी कल के आदेश में भी ऑनरेबल कोर्ट ने सारे हाई कोर्ट को ये गाइडलाइन दिया है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक
सर्कुलर जारी करेंगे और ऐसे तमाम जितने भी पेशेंट हैं उनके केसेस को लेकर आगे आएंगे। उनमें बोर्ड बैठेगी, बोर्ड गठन होगा, दोनों लोगों को देखा जाएगा कि क्या इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, और ये सब चीज़ आकलन करने के बाद उनको पैसिव यूथेनेसिया के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। अच्छा, एक लास्ट में इतना लंबा ऐसे केस को भी खींचना, 13 साल करीब बता रहे हैं बेचारे, ये क्या मतलब, ये जितने मतलब जिस तरह आप बता रहे हैं कि आंसू निकल गए सर, तो इसमें क्या पहले और अब में कुछ ज़्यादा चीज़ें क्लियर हुई है जैसे आपको जो आज उनको समझ में आया, क्योंकि इतना लंबा। देखिए, कोई भी ऑनरेबल जस्टिस होते हैं या फिर ऑनरेबल बोर्ड होती है जो डॉक्टरों के मेंबर होते हैं, वो एक एक जांच करते हैं और एक एक पीरियड के लिए रखते हैं। जैसे कि पहले बोर्ड के पास जब ये मैटर गया था या किसी भी फर्स्ट बोर्ड के पास जब ये मैटर जाएगा तो 2 महीने 3 महीने तक उनको सारी दवा सारी सुविधाएं देकर देखेंगे कि क्या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। कई बार ये इम्प्रूवमेंट के लिए 1-1 साल तक देखते हैं कि हो सकता है कि ये दवा काम कर जाए, ये दवा काम कर जाए, ये हमारे योग का सिस्टम काम कर जाए, लेकिन जब कोई भी नहीं काम करता है तब वो अपना रिपोर्ट बनाते हैं। तो जो ये डिले हुआ है, ऐसा नहीं है कि डिले ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा हुआ है, ये एक प्रोसीजर है। अगर ये प्रोसीजर नहीं फॉलो किया जाए तो हो सकता है कि इस प्रोसीजर का कई लोग मिसयूज भी करने लगे। उनके बूढ़े माता पिता जो अब पैसे नहीं कमा रहे हैं तो उनको ले जाके पैसिव यूथेनेसिया में ढकेल देंगे। तो कहीं ना कहीं इस प्रोसेस को पूरा फॉलो करना चाहिए। मुझे लगता है कि ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत ही अच्छा डिसीजन दिया है। आज हम लोग जजमेंट को भी पढ़ रहे थे तो 400 पन्ने से ज़्यादा का जजमेंट है और उसमें 56 पन्ने ऑनरेबल जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने लिखा है और 56 पन्ने जो है ऑनरेबल जस्टिस पारदीवाला ने लिखा है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जजमेंट कंबाइंड रूप से बहुत ही अच्छा जजमेंट है। जिसको इसमें पढ़ेगा उसको कहीं ना कहीं इस बात को पता चल जाएगा कि एक्टिव यूथेनेसिया, पैसिव यूथेनेसिया क्या है और पहले कहाँ से ये आया, कौन कौन से जजमेंट थे। जब संविधान मेकर ने संविधान को बनाया तब राइट टू डाई विद डिग्निटी नहीं था। जी, पहला केस है और इसके लिए जो अपने आत्महत्या की प्रयास करता था, कोशिश करता था, उसके लिए सजा भी है आईपीसी में। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि जब इसके लिए ऑनरेबल कोर्ट ने अलाउ किया। सूरज झा जी, बड़ा ही मतलब ऐसा क्या कहें, अगर ऐसी मतलब ऊपर वाले के आगे किसी का चलता नहीं और सब साइंस फेल है, सब कुछ फेल है और जज साहब भी कल भावुक हो गए। जी, इस तरह के केस में कैसे देख रहे हैं आप? ये बहुत ही मार्मिक और ऐतिहासिक फैसला था। वो इस केस हरीश राणा के केस से लेकर के आने भी जो भी और भी देश के अलग अलग राज्यों में, क्षेत्रों में लोग जो लाइलाज बीमारी से हैं, जो ठीक नहीं हो सकते, उसको निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेसिया के जरिए उनकी मेडिकल टीम बनेगी और मेडिकल टीम के असेसमेंट के बाद वो कंसर्न हाई कोर्ट में जाएंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट से ही जा करके वो पैसिव यूथेनेसिया अप्लाई कर सकते हैं और उनको अब अनुमति मिल गई। 2011 से, जैसा कि विशाल जी बता रहे थे, अरुणा रामचंद्रन सांगवान के केस में पैसिव यूथेनेसिया की बात हुई, जिसमें ये होता है कि जो आपकी लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है उसको हटा लिया जाता है, जिससे कि आप एक नैसर्गिक मृत्यु पा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो तभी किया जाएगा जब PSB का जो लेवल होगा 100% के आसपास होगा। तो 100% में सीन में ये है कि उसमें को ठीक होने की कोई गुंजाइश नहीं होगी, तभी जो है आप आपको पैसिव यूथेनेसिया अलाउ हुआ। अगर कहीं भी गुंजाइश है हेल्थ ठीक होने की, रिकवरी के, तो फिर आपको पैसिव यूथेनेसिया नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जीना, आपका रहना सरकार और देश के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप अभी भी राइट टू डाई जो है बहुत फंडामेंटल राइट आप नहीं कर सकते। ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। जब दो टीम बन जाएगी, प्राइमरी टीम, सेकेंडरी टीम, फिर उसका फाइनल रिपोर्ट आ जाएगा, फिर कोर्ट के जजेज, 2 जजेज की खंडपीठ बैठेगी, एक्सेस करेगी, तब आप करा सकते थे। ये इस कानून जो बना है या जो निर्णय हुआ है, उसमें मुझे लगता है कि हरीश राणा को एक नैसर्गिक मृत्यु अब उनके गार्जियन या कोर्ट के द्वारा दी जा सकती है, क्योंकि वो अब हम समझिए उनका एक दिन जीना जो है पेनफुल है। तो अब वो भगवान के पास चले जाए उनको तो ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ही मार्मिक, ऐसा मैं एज ए वकील के साथ भी मैं इंसान भी हूँ, बड़ा मार्मिक कथन है। और एक सवाल जज साहब के लिए बड़ा मुश्किल था इस बात को लिखना, क्योंकि कोई डॉक्टर या कोई भी जज किसी की जान नहीं ले सकता नहीं। पर एक चीज़ देखा है कई बार, जैसे डॉक्टर भी जैसे कह देते हैं जी आप नहीं है कोई चांस, मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, तो वो अपना सपोर्ट सिस्टम या वेंटिलेटर से हटा के भेज देते हैं कि भाई जब तक जी रहे जब तक। हाँ बिल्कुल, इसमें ऐसा ये होगा कि जो उनकी केयर, जैसे इसमें जो PSB होते हैं, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, उस जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर जैसे ऑक्सीजन पे सिलेंडर और सारा चीज, वो धीरे धीरे इक्विपमेंट आपके हटाया जाए। ये फर्क है थोड़ा सा। तो यानी अब इसको कानूनी मान्यता है। इन्होंने क्या किया कि ये सब चीजें लगते हुए कोर्ट में आके कोर्ट से अलाउ किया। 2024 में उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट आया, वहाँ रिलीफ नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट आया, उसमें रिलीफ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने जो SLP डिसमिस करते हुए ये कहा था कि आप को मैं एक आदेश पारित करता हूँ जिसमें यूपी गवर्नमेंट इनका इलाज का पूरा खर्च उठाएगी। 1 साल तक इलाज चला, कोई बेनिफिट नहीं हुआ। उनके पिताजी फिर दोबारा MA फाइल किया, मिसलेनियस एप्लीकेशन। उसमें यह कहा गया कि सरकार के पैसे के बावजूद, सरकार के प्रयास के बावजूद इनमें कोई ठीक नहीं हो रहा है और उनका जीना अब जो है उनके लिए मुश्किल हो रहा है। जो बच्चे हैं
और तो सारा कुछ फिर सुप्रीम कोर्ट उसी एमए को डिसाइड करते हुए जो बहुत 338 पन्ने के जजमेंट्स में जो है उसमें पारदीवाला साहब का अलग जजमेंट है, केबी विश्वनाथन है कंकरेंट ओपिनियन, दोनों जज एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी संवेदनाएं हैं। जज साहब उनके गार्जियन से भी मिले, डॉक्टर की टीम से भी मिले, जब कोई रास्ता नहीं निकला तो वो माना गया। और मैं मानता हूँ कि ये निर्णय थोड़ा संवेदनशील के साथ साथ स्वागत योग्य इस सेंस में भी है कि इस तरीके के और भी जो मरीज हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता खोल दिया। आज से अरुणा रामचंद्रन सांगवान 2011 का जजमेंट है, 2026 में हम खड़े हैं। 15 साल से सिर्फ डिस्कशन हो रहा था, पहली बार आपको अलाउ हुआ है। तो अब आप जो है कोई और भी जो पेशेंट होगा जो लाइलाज बीमारी होगा, जो क्योरेबल नहीं होगा, वो आप PSV यूथनेसिया को लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनको जो है एक इच्छा मृत्यु, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु मिल सकती है और सुकून से वो मौत के नींद में सो सकते हैं। तो ये माँ बाप भी कह रहे हैं इस तरीके की बात कि उनका ये भी एक मैंने देखा कंसर्न कि कह रहे हैं कि ऐसे बहुत केस है, हम तो बिल्कुल बहुत केस है, तो बहुत क्या सारे सब में केस हैं। राहत मिलेगी इस अब तरीके की? सोचिए ना, मैं बताऊं 1973 में अरुणा रामचंद्रन सांगवान जो महिला थी जिसका केस था, उनके कलीग ने रेप करने की कोशिश की और बीच अपनी बचाव करते हुए कुत्ते का जो जंजीर उनके गले में फंस गया और ऑक्सीजन की सप्लाई कोमा में चले गई। 37 साल तक वो कोमा में रही, लेकिन उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। तो ऐसे ज़िंदगी से बेहतर है कि आप अलग हो, मतलब आपको एक मौत दे दी जाए। कारण क्या है कि उस जीने का कोई मतलब भी नहीं है। कारण मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर किसी को मर जाना चाहिए, लेकिन जो इस इलाज का कोई इलाज ही ना हो, क्यूरेबल इलाज, तो उस मामले में और जहाँ पे डॉक्टरों के अथक प्रयास पर प्राइमरी बोर्ड, सेकेंडरी बोर्ड के बावजूद भी अगर ठीक ना हो पाए, तो मैं मानता हूँ कि देश के और भी जो लोग होंगे जो इस तरीके के मरीज होंगे, तो उनके लिए एक रास्ता खुला है। और मैं इसके लिए जस्टिस JB पार्टीवाल और केबी विश्वनाथन साहब का बड़ा हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने गार्जियन के पेन को समझा और इस केस को निर्णित करते हुए उनको एक नया रास्ता दिखाया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप बात रखने के लिए। आप कैसे देख रहे हैं दोस्तों इस केस को? काफ़ी मार्मिक क्षण, एक माँ बाप के लिए अपने बच्चे के लिए इच्छा मृत्यु मांगना, ये भगवान किसी को ऐसा दिन ना दिखाए। बाकी आप कैसे देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।